सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 11 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस को शुरू किया है। तो इस बीमा पॉलिसी में लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अच्छा, संजीवनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ महीने पहले, शायद पिछले महीने पढ़ा था, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों की बिना छुए जांच करने के लिए संजीवनी वाहन को लॉन्च किया था। इसके अलावा कल ही पढ़ा था जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और आज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ये आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक कर करके याद रखोगे ना, तो आप उतने ही समय में जितने में एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, आप एक से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। मतलब कम समय में ज्यादा फायदा, और इसे आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। मैं आपको कई बार बताता हूँ। बाकी ऑप्शन की बात कर लेंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, अभी इसने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ, और भारत पे के साथ भी इसने दुकानदारों को बीमा पॉलिसी देने के लिए समझौता किया था। बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसने एयरटेल पेमेंट के साथ मिलकर के कोविड-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था, और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ मिलकर के बीमा पॉलिसी को शुरू किया था और उसका नाम रखा था कोरोना केयर। बाकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ का नाम याद रख लो, भूषण महापात्रा। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कोरोना वायरस से हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिशन सागर। अच्छा, यहाँ पे सागर का भी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो हिंद महासागर में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जैसे कि मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस जैसे देशों की कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए भारत ने मिशन सागर को शुरू किया है। तो इस मिशन में इन देशों को चिकित्सा सामग्री दी जा रही है, साथ में उन्हें खाद्य सामग्री भी दी जा रही है, और मेडिकल टीमें भी यहाँ पे भेजी जाएगी मदद के लिए। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मिशन मैं आपको बताऊं, आपको याद आएंगे। अभी कल परसों ही पढ़ा था वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको फिर से भारत में लाने के लिए ये मिशन शुरू किया था। और उसके एक दिन पहले हमने पढ़ा था समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना ने इसको शुरू किया, समुद्र सेतु मिशन को। और इसमें भी जो बाहर भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत में लाया जा रहा है। अभी मालदीव गए हैं 2 जहाज भारतीयों को लेने के लिए। उन 2 जहाजों के नाम क्या है? जलस्वा और मगर। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऋण स्थगन यानी कि मोरेटोरियम देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, ये ऋण स्थगन यानी कि मोरेटोरियम, शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है तो उन्हें हर महीने उसकी किस्त भी भरनी पड़ती है। लेकिन अभी कोरोना के कारण सभी को नकदी की समस्या आ रही है, सबकी आर्थिक कंडीशन बिगड़ी हुई है। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, उसको बाद में देने को कह दिया है कि अभी मत दो, बाद में दे देना। तो यही इसका मतलब हो गया। और सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने ये घोषणा की थी और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कर दी है। यानी कि जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने एसबीआई से लोन लिया होगा तो अभी एसबीआई ने भी कह दिया कि किस्त अभी मत दो, बाद में दे देना। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया होगा। अभी आपको पता है 12 बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक बन गए और अभी 1 अप्रैल से वो लागू भी हो गए। तो पहले तो आपको ये 12 बैंक के नाम पता होने चाहिए और किनका किसमें विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। अभी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, और इस तरह से ये एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया, विलय हो गया इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। बाकी पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ का नाम क्या है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। ये कुछ समय पहले नए बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल में स्थित
जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वहां पे ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली बनाई गई है जो बिना किसी इंसान की सहायता से चल सकती है और अस्पताल में जो रोगी होते हैं, जो मरीज होते हैं, वहां तक पहुंच सकती है। एक्चुअली में ये जो ट्रॉली है ये रिमोट से कंट्रोल होती है, ऑपरेट होती है और मरीजों तक दवाइयां वगैरह इसके थ्रू पहुंचाई जा सकती है। इसमें एक कैमरा लगा हुआ है और एक मोबाइल फोन भी लगाया गया है जिसके थ्रू डॉक्टर मरीजों से बात कर सकते हैं। तो याद रखना, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है इसकी? कोलकाता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है और भारत की पहली जो अंडर वाटर ट्रेन चलेगी वो इसी नदी के नीचे चलेगी। अच्छा, कोलकाता में आपका यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और वैसे अगर प्रवासियों की बात करेंगे तो कल ही हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने आपको यूं ही बता दिया। बाकी बात करें तो अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा कौन? पश्चिम बंगाल। फलों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश टॉप पे था। और यहाँ पे जो आपका कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब पोर्ट, उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। यहाँ पे देखो 2 टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, तो इनके नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा गोरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे जल्दापारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है और एक न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों यानी कि टाइगर्स की संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 2019-20 में 88 टाइगर थे जो अब बढ़कर के 96 हो गए हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है? पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, पश्चिम बंगाल में है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक रामसर साइट भी है, जिसे आप आर्द्र भूमि भी बोलते हो या वेटलैंड साइट भी बोलते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से 2 टाइगर रिजर्व हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन। अच्छा, अगर टाइगर की बात करेंगे तो ये IUCN की लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है। और अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है तो मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक और थर्ड नंबर पे आता है उत्तराखंड। और ये जो सुंदरवन है ना, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन फैला हुआ है। बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये बताओ कहां कहां पर है, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में है। सत्यमंगलम तो आप जानते ही होंगे, जरूर नाम सुना होगा आपने, ये आपका तमिलनाडु में है। नाम क्यों सुना होगा? क्योंकि भारत सरकार ने 2019 का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व बताया था इसको। और जो ये दुधुआ है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, आप लोगों को बता दूं, आज वो दिन आ गया फाइनली जब इसका हम नाम चेंज कर रहे हैं। अब ये क्रेक जीके ट्रिक्स की जगह क्रेक एग्जाम हो जाएगा। डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि अब YouTube इसे नए चैनल की तरह ट्रीट करेगा, इसे सर्चिंग में बिल्कुल नहीं देगा। वैसे ही हमारे व्यूज नहीं आते थे, अब तो और नहीं आएंगे। तो अब बस केवल आप ही लोगों का सहारा है, आप ही लोगों पे ट्रस्ट है। अगर आप लोग ईमानदारी से साथ दोगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना हम मान के चलो 6 महीने पीछे चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस वक्त पे आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। करना कुछ भी नहीं है, जितना ज्यादा आप लोगों से हो सके इसे शेयर करो। कम से कम 1 महीने तक जितना ज्यादा इसे शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ ये जो नाम है ज्यादा से ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो इसे धीरे धीरे रैंकिंग में देना चालू करें। क्योंकि क्रेक जीके ट्रिक्स नाम को 2 साल हो गए थे, अब जाके थोड़ा थोड़ा रैंक मिलने लगा था। तो आप समझ सकते हो, आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं 6 महीने पीछे चला जाऊंगा। तो ज्यादा नहीं, कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में अपने एक दोस्त को इसे शेयर जरूर करना। अगर ज्यादा को कर सकते हो तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक बंदे को या एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर आप में से कोई इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइनस का 5.2%। नोमुरा ये जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है और अभी इसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, अभी और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया था, जो प्रोजेक्शंस थे, उनका एक कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो। और मैं फिर भी कहूंगा फ्यूचर में आप इनसे अपडेट जरूर रहना, क्योंकि अगर कोई चेंज होती है तो वहां पे अपडेटेड लिस्ट में आपको फिर से दूंगा। और अभी तो कल भी हमने पढ़ा था कि मूडीज ने
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहने का अनुमान लगाया था। और मूडीज ने, आप इस लिस्ट में देखेंगे नीचे यहाँ पे 0.2% लिखा हुआ है, ये है वित्त वर्ष 19-20 के लिए, तो कंफ्यूज मत होना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। आपको याद होगा ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। कौन? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अभी इन्हीं को 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। बाकी अधीर रंजन चौधरी की बात करेंगे, अभी ये न्यूज में भी थे, लोक लेखा समिति के फिर से इनको अध्यक्ष चुना गया है। बाकी मालिनी शंकर की बात करेंगे, कुछ समय पहले राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख इनको बनाया गया था। और कृष्ण रामचंद्रन की बात करेंगे तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD CEO बने थे ये। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं ये। और एक और पॉइंट इनसे याद रखना, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं ये। पूर्णकालिक मतलब हो गया फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे महिलाओं में इनसे पहले इंदिरा गांधी भी रही थी वित्त मंत्री, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, 1970 और 71 तक रही थी बस। और वित्त सचिव कौन बने अभी हमारे? फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे बने थे, ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस समिति की सिफारिश पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पदों को खत्म कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेकातकर समिति। तो भारतीय सेना में सुधार करने के लिए बनाई गई ये शेकातकर समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9304 पदों को खत्म कर दिया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर के नेतृत्व वाली समिति ने आर्म्ड फोर्स की लड़ाई क्षमता को बढ़ाने और रक्षा खर्च को कंट्रोल करने के लिए ये सिफारिश की थी। और रक्षा मंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्निफिकेशन के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया था। और अभी हमने पढ़ा भी था कि टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की अध्यक्षता को छोड़ने की घोषणा कर दी है। उसके अलावा आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को भी लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। अच्छा, इस एक क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो सी रंगराजन समिति है, अभी तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के कारण जो राजकीय कोष में नुकसान हो रहा है उसकी स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। तो ये आपको याद रखना है। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 समितियां पढ़ाई है, दोनों याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में US आधारित इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को खरीद लिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.32%। तो ये यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, और इसने अभी जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। और इस तरह से ये रिलायंस जियो में तीसरा सबसे बड़ा निवेश है, और ये सौदा 11,367 करोड़ रुपए में हुआ है। आपको याद होगा सबसे पहले फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी, और अब इसने 2.32% हिस्सेदारी खरीद ली है। अच्छा, मुकेश अंबानी जी अपनी हिस्सेदारी बेच क्यों रहे हैं? तो आपको शायद याद होगा पिछले साल उन्होंने ऐलान किया था कि मार्च 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त बनाया जाएगा, और इसी कारण से ये अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट के साथ। तो इंडिया पोस्ट के जो 16 रीजनल डिपो हैं, क्षेत्रीय डिपो हैं, इनके माध्यम से जो देश में 200 अतिरिक्त प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज हैं, वहां पर टेस्टिंग किट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कोविड-19 की टेस्टिंग की जा सके। अच्छा, इंडिया पोस्ट से आपको कुछ याद आया होगा, अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग पढ़ते होंगे तो पिछले महीने ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी सरकार ने। अगर उनकी मृत्यु कोविड-19 से होती है तो उन्हें 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। ICMR की बात करेंगे, इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ICMR से एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी ICMR ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इजराइल ने।
अब ये क्या है, देखो अभी आपने कोविड-19 के इलाज के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में सुना होगा। तो अब ये प्लाज्मा से एक कदम आगे का तरीका है, जहां पे इजराइल का जो इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च है उन्होंने एक कोशिका यानी कि सेल से एंटीबॉडी को अलग कर लिया है। एंटीबॉडी ही होता है जो एंटीजन के हमारे बॉडी में प्रवेश करने पर उससे शरीर की रक्षा करता है, उसे खत्म करता है, उससे लड़ाई करता है। और इनका ऐसा मानना है कि इस एंटीबॉडी की सहायता से कोरोना वायरस का जो प्रभाव होता है उसे बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। और इसी कारण से शायद आप लोगों ने अभी सुना भी होगा कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उनका बयान आया था कि उन्होंने कोविड-19 का टीका बना लिया है। अभी उसका वो पेटेंट कराएंगे और फिर उसे कमर्शियली बनाना शुरू कर देंगे ज्यादा मात्रा में। अब बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी आपने पढ़ा भी होगा कि भारत की एक IT कंपनी है जिसका नाम है TCS, वो इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, $6.7 बिलियन। देखो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन ने पहले कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कमजोर देशों को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा करके $6.7 बिलियन कर दिया है और इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना नाम दिया है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे गरीब देश, इसीलिए इन देशों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक और प्रश्न सुनो। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को भी $500 मिलियन लोन देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक और प्रश्न सुनो। अभी वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को कोविड-19 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए सहायता स्वरूप $400 मिलियन लोन देने की घोषणा की है। तो ये इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं जो कि एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स जो कि लोन दे रहे हैं। तो जब आप इनको नोट करोगे तो आप इसको एक साथ नोट कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया। इससे हमारी टाइम की भी बचत हो गई, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। वरना फिर मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे इन 4 क्वेश्चन को अलग अलग करके 4 बताता, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बता देता, वो सब शो ऑफ करना मुझे आता नहीं। बाकी बस सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और जितना मेरे से पॉसिबल हो उतने कम समय में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, यही मेरा मकसद है। बाकी यूनाइटेड नेशन की भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और याद रखना इसी कारण से 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को और भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे, नेशनल फूड डे भी होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कहां से हैं, जो पुर्तगाल से हैं। इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अभी करंट अफेयर्स का है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने, रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति बने, तो ये नाम ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 58 ईयर से बढ़ा करके 59 ईयर कर दिया। सही उत्तर था ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं, जो कि अब तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अब ही आप लोगों की मुझे सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए, तो प्लीज हेल्प जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।